चलिए नमस्कार। तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे मूल अधिकार को, फंडामेंटल राइट को। पिछले वीडियो में हमने कवर किया था नागरिकता को, और नागरिकता का जो प्रावधान था वो था अनुच्छेद 5 से लेकर के अनुच्छेद 11 तक, इसको भाग 2 में रखा गया था। आगे बढ़ते हुए हम लोग 11 से आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक जो है वो उसमें मूल अधिकारों को रखा गया है, और ये है भाग 3 में। क्लियर है? अब देखो, मूल अधिकारों को समझने से पहले थोड़ा सा इसका जो मीनिंग है वो समझ लेते हैं हम लोग। 2 शब्द हैं इसमें, एक है मूल, एक है अधिकार। अधिकार का मतलब है कि आपका हक, वो आपके लिए मतलब आप कर सकते हैं उसको, ये आपको करने का उसको हक होना चाहिए। दूसरा शब्द है मूल। मूल का मतलब हुआ बिल्कुल बुनियादी, बिल्कुल बेसिक, बुनियादी आवश्यकता। जैसे आपने सुना होगा ना कि रोटी, कपड़ा और मकान, ये 3 चीज़ चाहिए ही चाहिए आपको जीवन के लिए। उसी तरीके से वे अधिकार जो व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए, व्यक्ति के समुचित विकास के लिए चाहिए ही चाहिए, उसको हम लोग मूल अधिकार बोलते हैं, फंडामेंटल राइट बोलते हैं। सर्वांगीण विकास का मतलब कि उसके नैतिक विकास के लिए, उसके आध्यात्मिक विकास के लिए, इन सब चीज़ों के लिए, सारे डायमेंशन का विकास हो सके व्यक्ति के जीवन में, उन अधिकारों को जो है हम लोग मूल अधिकार कहते हैं। अब मूल अधिकार क्या है कि जस्टिसिएबल है, न्यायोचित है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर मूल अधिकार आपके सरकार, सपोज करो कोई अधिकार देती है, मान लो शिक्षा का अधिकार है, इसमें कहा गया है 21 का, मैं बताऊंगा। इसमें कहा गया है कि 14 वर्ष तक की उम्र के बच्चों को सरकार जो है वो निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करवाएगी। अगर मान लो किसी 14 वर्ष तक के बच्चे को ये चीज़ नहीं मिलती है, तो वो क्या कर सकता है? इस चीज़ को लागू करवाने के लिए कहाँ जा सकता है? कोर्ट जा सकता है, न्यायालय जा सकता है। न्यायालय आदेश देगी और फिर इसको शिक्षा दी जाएगी निःशुल्क। यानी कि अगर मूल अधिकारों में कोई अधिकार है तो सरकार को लागू करना उसकी बाध्यता होगी। सरकार उसको लागू करती है आमतौर पे, है ना? तो इसको बोलते हैं हम लोग न्यायोचित, कि अगर उल्लंघन हो, अगर पूरा ना हो, तो आप इसके लिए कोर्ट जा सकते हैं। कैसे? जैसे 2 आर्टिकल हैं इसके लिए, 226 और 32, हम चर्चा करेंगे अभी आगे। बस इतना भी आप समझ लीजिए। मूल अधिकारों को कहाँ से लिया गया है, किस संविधान से अडॉप्ट किया गया है इसको? तो अमेरिकी संविधान से इसको भारतीय संविधान में लिया गया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो, जब संविधान बना तो टोटल उस समय जब लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, तो कुल उस समय उसमें 7 मूल अधिकार थे। अभी वर्तमान में 7 हैं क्या? नहीं है। देखेंगे कैसे नहीं है, अभी एक हट गया था बाद में। तो कौन कौन से वो 7 मूल अधिकार थे वो देख लेते हैं थोड़ा सा। पहला है आपका समानता का अधिकार, जो अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक उसमें रखा गया है, यानी कि राइट टू इक्वालिटी। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक रखा गया है इसको। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, 23 से 24 तक। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28 तक। पांचवा है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, यानी कि कल्चरल और एजुकेशनल राइट, ये 29-30 में है। छठा था आपका संपत्ति का अधिकार। इस अधिकार को जो है वो हटा दिया गया, कब? 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसको हटा दिया गया है। 7वां है आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 के तहत रखा गया है। चर्चा करेंगे अभी इसके बारे में हम लोग। तो इस प्रकार मूल संविधान में कुल 7 मूल अधिकार थे, एक को हटा दिया गया, तो अब टोटल जो है वो 6 मूल अधिकार जो है वो बचे हैं। तो बारी बारी से सबको हम लोग देखते हैं। तो देखो, अनुच्छेद मैंने आपको कहा कि 12 से लेकर के 35 में मूल अधिकारों की चर्चा की गई है। तो एक्चुअल में जो मूल अधिकार आपको मिलेंगे वो 14 से लेकर के 32 तक में मिलेंगे। बाकी जो कुछ और अनुच्छेद है उसमें और थोड़े एक्स्ट्रा प्रोविजन है, उसको आपको समझना जरूरी है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 12 को। अनुच्छेद 12 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 12 में देखो, राज्य की परिभाषा दी गई है, स्टेट का डेफिनेशन। राज्य आपको हर जगह मिलेगा। जब आप मूल अधिकार पढ़ोगे, किसी भी अनुच्छेद के मूल अधिकार को पढ़ोगे, तो उसमें आपको ऐसा लिखा रहेगा कि राज्य इस चीज़ को उपलब्ध करवाएगा, नागरिकों को ये करवाएगा। तो राज्य क्या है? राज्य आप यूपी बिहार वाला मत समझ लीजिए। राज्य अगर थोड़ा सा मैं समझाऊंगा भी नीचे, लेकिन अगर समझने में थोड़ी भी दिक्कत हो ना, तो राज्य का मतलब आप सरकार समझ लीजिएगा। सिंपल सा, दिक्कत आपको नहीं होगी, है ना? तो राज्य का मतलब आमतौर पे जो होता है सरकार ही होता है। और देखो, इसमें संविधान ने बताया है कि क्या क्या है। राज्य की परिभाषा के अंतर्गत केंद्र सरकार या फिर राज्य सरकार आते हैं। संसद आता है भारत का। राज्य की जो विधायिका है, वहाँ की विधानसभा, विधान परिषद, वो आती है। स्थानीय जो निकाय हैं, पंचायतें या फिर आपका नगर परिषद हो गया, ये सब, नगर पालिका, ये सब आते हैं।
कोई सरकारी निकाय हो, कोई सरकारी संस्था हो, वो इसमें आते हैं। इवन कि कोई प्राइवेट संस्था, कोई प्राइवेट अगर कोई संस्था है और वो सरकार की तरफ से काम कर रही है, सपोज करो कि कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है जो मिड डे मील प्रोवाइड कर रही हो सरकार की तरफ से, है ना, तो उसको भी सरकार राज्य की परिभाषा में जो है रखेंगे। तो राज्य का मतलब बेसिकली सरकार ही होता है। अगर समझने में दिक्कत हो कहीं भी तो आप इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। जैसे केंद्र सरकार, राज्य सरकार या सरकार का कोई भी अंग वो राज्य की परिभाषा में आता है। तो ये हो गया अनुच्छेद 12 राज्य की परिभाषा के बारे में। अनुच्छेद 13 क्या है? देखो, अनुच्छेद 13 बोलता है मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां। सिंपल सा ये समझो कि कोई भी विधि यदि मूल अधिकारों का उल्लंघन करती है, कोई भी कानून अगर मूल अधिकारों को वायलेट करता हो, उसका उल्लंघन करता हो, तो वे विधियां क्या होगी? शून्य होगी। उसको कोर्ट जो है वो अवैध घोषित कर देगा। कैसे करता है? देखो, सपोज करो, पहले विधि को समझो। क्या है विधि? विधि का मतलब यहाँ पे क्लियरली संविधान में लिखा गया है। विधि का मतलब है कि जैसे सपोज करो कोई स्थायी विधान, जैसे संसद ने कोई कानून बनाया तो वो राज्य विधानसभा द्वारा कोई कानून बनाया जाता है, राज्य विधानमंडल द्वारा, विधान परिषद कहीं हो तो उसको मिला करके, तो उसके द्वारा बनाया गया कोई कानून, ठीक है, यानी संसद और राज्य विधानमंडल द्वारा कोई अध्यादेश। सपोज करो कि संसद उस समय कोई सदन संसद का नहीं चल रहा हो, या फिर राज्य विधानमंडल जो है उस समय उसका सत्र नहीं चल रहा हो, तो उस कंडीशन में राज्यपाल या फिर राष्ट्रपति जो है वो अध्यादेश पारित करते हैं। अगर राज्यपाल अध्यादेश पारित कर रहा हो तो कब पारित करेगा? जब राज्य विधानसभा जब नहीं चल रही हो, तो वहीं संसद का कोई सत्र नहीं चल रहा हो, संसद का कोई सदन, तो उस समय राष्ट्रपति जो है वो अध्यादेश पारित करते हैं। और इसकी जो शक्ति होती है वो संसद या फिर राज्य विधानसभा द्वारा बनाए गए कानून के समान ही होती है। तो इसको भी हम लोग विधि की परिभाषा या फिर विधि शब्द के अंतर्गत रखते हैं, अनुच्छेद 13 के अंतर्गत। कार्यपालिका द्वारा कोई आदेश वगैरह अगर जारी किया जाए, मान लो कोई मंत्रालय है सरकार का, उसके तहत, या फिर सरकार का कोई विभाग है, वो अगर कोई आदेश, कोई नियम या कोई विनियम या कोई अधिसूचना जारी करे, तो इसको भी जो है वो कानून या फिर विधि शब्द के अंतर्गत जो है वो रखा गया है अनुच्छेद 13 के अंतर्गत। इसके अलावा कुछ परंपराएं होती है, कुछ रूढ़ियाँ होती है, कुछ प्रथाएं होती है जो कानून का प्रभाव रखती है। सपोज करो कि खाप पंचायतें हैं हरियाणा या फिर पंजाब तरफ, और ये खाप पंचायतें अगर कोई निर्णय देती है तो इसका भी जो कानून, ये जो लोग जो है उसको कानून की तरह ही लेते हैं और उसको मानते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें भी ये विधि शब्द के अंतर्गत रखी गई है। तो अब देखो अनुच्छेद 13 क्या कहता है कि ये सब चीज़ें, ये सब विधि जो है यदि बनाई गई और ये यदि मूल अधिकारों का उल्लंघन करती है, तो ये विधियां जो है वो अवैध घोषित होगी। कैसे होगी? क्या होगा कि जैसे ही संसद या राज्य विधानमंडल कोई कानून बनाती है, तो न्यायालय आमतौर पे अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और 226 के तहत जो है वो हाई कोर्ट जो है इसकी समीक्षा कर सकता है। अगर कानून की समीक्षा की गई और ये पाया गया कि ये जो कानून था ये मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है, तो न्यायालय जो है इसको अवैध घोषित कर सकती है, इस विधि को शून्य घोषित कर सकती है। ये कहता है हमारा अनुच्छेद 13। थोड़ा सा इसमें और एक ट्विस्ट है। देखो, ये तो अनुच्छेद 13 कह ही रहा है कि अगर कोई विधि है और मूल अधिकारों का उल्लंघन करे तो इसको न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है और न्यायालय इसको अवैध घोषित कर सकती है यदि ये पाए कि मूल अधिकार का उल्लंघन करती है। लेकिन अनुच्छेद 13 ये भी कहता है कि ये जो संवैधानिक संशोधन है, अनुच्छेद 368 के तहत जो संविधान का संशोधन किया जाता है वो विधि शब्द के अंतर्गत नहीं आता। ठीक है, ये स्पेशल कोई कानून है, ये एक स्पेशल कोई लॉ है और इसको हम विधि, ये जो संविधान है इसको विधि शब्द के अंतर्गत नहीं रखता है। यानी कि अगर संविधान संशोधन कोई हो और उसके द्वारा किसी मूल अधिकार का उल्लंघन हो तो उसको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। समझे इस चीज की नहीं? विधि कोई जो ऊपर बताया गया आपको सब कुछ कि संसद कोई कानून बनाए या फिर कोई अध्यादेश पास हो या कार्यपालिका कोई आदेश निकाले, ये सब विधि शब्द के अंतर्गत आते थे और उनके द्वारा अगर कुछ उल्लंघन हो तो न्यायालय में चुनौती दी जा सकती थी मूल अधिकारों के उल्लंघन के हिसाब से। लेकिन चूंकि ये संवैधानिक संशोधन इस विधि शब्द के अंतर्गत आता ही नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि जब ये उल्लंघन करेगा तो इसको चुनौती नहीं देंगे। केवल विधि के शब्द के अंतर्गत जो आता है वही उल्लंघन करेगा तो चुनौती देंगे। तो ये तो बड़ा मुश्किल चीज हो गया। सरकार को तो इससे अनलिमिटेड पावर मिल जाएगी, है ना, कि कोई भी मूलाधिकार कभी भी चाहे तो हटा दे। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक रास्ता निकाला इसके लिए केशवानंद भारती केस में
केशवानंद भारती मामला 1973 में आया था, बहुत ऐतिहासिक मामला था ये, और इसमें मूल ढांचे का सिद्धांत दिया गया ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। मूल ढांचे में ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान का जो कुछ कुछ उपबंध है उसको हम मूल ढांचे का हिस्सा मानते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा मानते हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने इसके बारे में ज़्यादा कुछ कहा नहीं कि मूल ढांचे में क्या क्या चीज़ें आती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम नहीं बताएंगे, हमारी मर्जी है ना। सुप्रीम कोर्ट को जब भी कुछ लगे वो बोल देगी कि ये संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है, आप इसमें बदलाव नहीं कर सकते। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये केशवानंद भारती केस में कहा कि संविधान संशोधन को भी आप मूल अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर न्यायालय में चुनौती दे सकते हैं यदि वो संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करते हों तो, और उसको अमान्य घोषित किया भी जा सकता है। ये एक रास्ता निकल गया, ऐसे सरकार कुछ भी करती रहती। ठीक है, तो मूल ढांचा हम लोग बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिलहाल इतना समझ लो कि संविधान के कुछ प्रोविजन ऐसे है ना, कुछ उपबंध ऐसे है जिसको बिल्कुल आप बदल नहीं सकते। उसकी एक एकदम सोल है, उसकी आत्मा है, जैसे धर्मनिरपेक्षता। ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट ने ही समय समय पे इसको बताया है। संविधान में कहीं लिखा नहीं गया है कि मूल ढांचा क्या है, न तो सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल डिटेल में इसको कभी कहा है। समय समय पे जो भी जजमेंट दिए जाते हैं उसमें ये चीज़ें सामने आती रहती है कि इस बार इसको बोला है सुप्रीम कोर्ट ने मूल ढांचे में। तो ये चीज़ क्लियर है, आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा बहुत भी कन्फ्यूजन हो तो एक बार और देख लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। तो अब शुरू करते हैं। 12-13 हमने देख लिया, अब अनुच्छेद 14 से शुरू करेंगे। तो यहाँ से शुरू होता है समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी। इसमें जो है वो अनुच्छेद 14 से लेकर के अनुच्छेद 18 तक रखा गया है। अनुच्छेद 14, 15, 16, 17 और 18 ये सारे इसमें अधिकार रखे गए हैं। हम लोग जब जैसे जैसे देखेंगे हम लोग इसकी चर्चा भी करते रहेंगे। राइट टू इक्वलिटी, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 14 को। तो क्या कहता है अनुच्छेद 14? इसमें देखो ये कहा गया है, विधि के समक्ष समता एवं विधियों का समान संरक्षण। इन दोनों चीजों की चर्चा हम लोग करते हैं अभी। सिंपल तौर पे इसमें ये कहता है कि राज्य जो है प्रत्येक व्यक्ति में देखो, चाहे वो भारतीय व्यक्ति हो या नागरिक हो या कोई विदेशी व्यक्ति हो या फिर कोई विधिक व्यक्ति हो। विधिक यानी कि लीगल पर्सन में कंपनियां आती है, कोई और संस्थाएं आती हैं, वो सबको इसमें विधिक व्यक्ति में रखा गया है। तो इन सभी व्यक्तियों को जो है राज्य क्या करेगा, विधि के समक्ष समता एवं विधियों का समान संरक्षण प्रदान करेगा। इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये जो है राज्य इनको प्रदान करेगा। अब इसका मतलब क्या है, इस चीज को सबसे पहले हम लोग समझते हैं। दो टर्म इसमें इंपॉर्टेंट, बहुत भारी दिया गया है, लोगों को सुनने में हैवी लगता है, थोड़ा सा हैवी। क्या है ये? एक तो है विधि के समक्ष समता यानी कि इक्वलिटी बिफोर लॉ, दूसरा है विधियों का समान संरक्षण यानी कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। देखो ये जो विधि के समक्ष समता है ना, ये इसको लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से। ठीक है, इक्वलिटी बिफोर लॉ ये पूछा जाता है, ये पूछा जाएगा आपसे, इसको आपको ध्यान में रखना है। जबकि विधियों का समान संरक्षण जो है वो लिया गया है अमेरिका के संविधान से। ठीक है, इसमें क्या कहता है, विधि के समक्ष समता सिर्फ ये कहता है ना, देखो शब्द से ही लग रहा है कि कानून के समक्ष सभी जो है वो समान होंगे, यानी कि किसी भी व्यक्ति के लिए कोई भी विशेषाधिकार की अनुपस्थिति, यानी किसी भी व्यक्ति को कोई प्रिविलेज नहीं मिलेगा, कोई स्पेशल ट्रीटमेंट जो है वो नहीं मिलेगा, सबको एक समान जो है वो ट्रीट किया जाएगा। वही विधियों का समान संरक्षण क्या कहता है कि कानून जो है वो सभी के साथ एक समान व्यवहार करेगा। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि किसी को कोई विशेषाधिकार नहीं। सुनने में देखो आपको हो सकता है एक जैसा ही लगे, थोड़ा सा ट्विस्ट है। ठीक है ना, ये जब क्वेश्चन बनता है तो इसमें लोग आमतौर पे कंफ्यूज कर जाते हैं। इसका सिंपल मतलब है कि विधि के समक्ष जो लोग हैं वो एक समान होंगे, यानी किसी को भी विशेषाधिकार यहाँ पे नहीं होगा। विधियों के समान संरक्षण में बोल रहा है कि कानून जो है सबके साथ जो है वो एक समान व्यवहार करेगा हर परिस्थिति में। ठीक है, समान परिस्थितियों में समान व्यवहार, इसके बारे में ये कहा गया है। ठीक है, अब देखो ये बोल रहा है कि सबके साथ एक समान व्यवहार होगा, तो थोड़ा सा सुनने में पॉजिटिव लग रहा है, सकारात्मक लग रहा है। तो इसका जो संदर्भ है, जो कैनोटेशन है वो पॉजिटिव है, जबकि इसका जो संदर्भ है वो है नकारात्मक। यानी कि देखो विशेषाधिकारों की अनुपस्थिति, पॉलिटिकल लैंग्वेज में ऐसी चीजें कही जाती है, आपको बस ये याद कर लेना है कि इसका जो संदर्भ है वो नकारात्मक है, इसका जो है वो सकारात्मक है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। तो दोनों का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि राज्य जो है वो विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण उपलब्ध कराएगा प्रत्येक व्यक्ति को।
इसके कुछ अपवाद है कि समता हो सकती है, किसी को उपलब्ध ना भी करवाया जाए, किसी को विशेषाधिकार ज़्यादा दे दी जाए। तो अपवाद देखो इनमें कौन कौन से हैं। राष्ट्रपति अपवाद है, राज्यपाल अपवाद है, यानी कि इन लोगों को जो है वो कुछ विशेषाधिकार मिले हुए हैं और आम लोगों से अलग जो है इनको थोड़ा सा ट्रीटमेंट अच्छा मिलता है। राष्ट्रपति हो गए आपके, राज्यपाल हो गए, संसद के सदस्य जितने भी MP हैं, जितने भी आपके MLA यानी कि विधानसभा के सदस्य वो हो गए। विदेशों के राष्ट्राध्यक्ष, जब कोई विदेश के राष्ट्राध्यक्ष यहाँ आते हैं, जैसे जो बाइडन आए या फिर वो, तो उनको हमारे जैसा ट्रीट नहीं किया जाएगा ना आम आदमी की तरह। वही जो विदेशों के राजदूत होते हैं भारत में, उनको जो है वो ये विशेषाधिकार दिए गए हैं। एक थोड़ा सा और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है यहाँ पे ध्यान रखने के लिए, वो ये है 31 अनुच्छेद 31C जो है वो इसका अपवाद है किसका, अनुच्छेद 14 का। कैसे है देखो, ये देखो मैं डिस्कस करूंगा जब ये आपको पढ़ाऊंगा अनुच्छेद 31 या फिर ये जब नीति निर्देशक तत्व पढ़ेंगे तो उसमें भी एक बार और चर्चा करेंगे। कुल मिलाकर 3 बार इसकी चर्चा हो जाएगी। अनुच्छेद 31 में सिंपल ये कहा गया है ना कि यदि कोई विधि, कोई कानून जो है, अगर वो अनुच्छेद 39 और 39 यानी कि 39C और 39B इसमें से जो नीति निर्देशक तत्व का वर्णन किया गया है उसको लागू करने के लिए अगर कोई कानून बनाया जाता है तो उसको इस बात पे चैलेंज नहीं किया जाएगा कोर्ट में कि वो अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है। फिर से बताता हूँ, देखो एक बार। अनुच्छेद 31 ये कहता है कि यदि कोई विधि, यदि कोई कानून, जो विधि मैं आपको 13 में बता रहा था, अनुच्छेद 13 में, यदि कोई विधि बनाई जाती है अनुच्छेद 39 और 39 में दिए गए नीति निर्देशक तत्वों को प्रभावी करने के लिए, कार्यान्वित करने के लिए, और यदि वो अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करते हैं, मूल अधिकार का उल्लंघन कर रहा कोई विधि है, तो जाहिर सी बात है कोर्ट उसको शून्य घोषित कर सकता है। तो यदि ये इन दोनों प्रतिबंधों को लागू करने के लिए करता है और 14 का उल्लंघन कर रहा हो तो भी इसको न्यायालय में जो है वो चुनौती नहीं दी जा सकती, नहीं दी जाएगी। ये कहता है अनुच्छेद। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, नहीं तो आप दोबारा सुन लीजिए, ठीक है। इसीलिए एक टर्म भी आता है, ये आपको पॉलिटी में देखने को मिलेगा कि जहां अनुच्छेद 31 आता है वहां से अनुच्छेद 14 जो है वो चला जाता है, ऐसा कहा जाता है। इसको आपको याद कर लेना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 में कहा गया है धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, यानी कि प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, जेंडर एंड प्लेस ऑफ बर्थ। क्या है इसमें देखते हैं। इसमें 2 प्रावधान है, इसके 2 हिस्से हैं अनुच्छेद 15 के। पहले हिस्से में क्या कहा जा रहा है कि राज्य जो है, राज्य बार बार आएगा, आपको मैंने बताया था, राज्य यानी कि जो सरकार है बेसिकली, किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। इसमें 2 शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, केवल और भेदभाव या फिर विभेद। विभेद को ही भेदभाव यहाँ पे लिखा गया है। विभेद या भेदभाव का मतलब है कि किसी के पक्ष में जो है वो नहीं झुकना, यानी कि किसी के साथ अच्छा व्यवहार आप कर दे और किसी के साथ बुरा हो जाए, तो किसी का भी पक्ष यहाँ पे नहीं लेना है, बिल्कुल सबके साथ समान व्यवहार हो, ठीक है, उसको भेदभाव बोलेंगे, ठीक है। किसी के पक्ष में हम न झुके। दूसरा है केवल, यहाँ पे केवल कहा गया है, यानी कि केवल इन आधारों पे, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान, ये जो 5 आधार है, केवल इन्हीं आधारों पे राज्य आपके साथ भेदभाव नहीं करेगा, अन्य आधारों पे भेदभाव किया जा सकता है। समझ रहे हैं ना। अन्य आधारों पे, इनके अलावा, जो इन 5 आधारों के अलावा जो कोई आधार हो, मान लो कि हो सकता है आपकी योग्यता के आधार पे आपके साथ भेदभाव कर दिया जाए, तो सरकार कर सकती है। आप कोर्ट नहीं जा सकते, क्योंकि ये सिर्फ 5 ही आधार पे आपके साथ करेगा तो आप जा सकते हैं, ठीक है ना। इसीलिए यहाँ पे केवल लगाया है, ओनली लगाया है, इसको आपको ध्यान में रखना है। और ये प्रतिबंध जो है वो सिर्फ राज्य पे लागू होता है, व्यक्तियों पे नहीं। ये जो पहला प्रावधान है, ये जो फर्स्ट प्रोविजन है, दूसरा वाला राज्यों पे भी होगा और व्यक्तियों पे प्रतिबंध जो है वो लगाएगा। अनुच्छेद 15 के दूसरे प्रोविजन में देखो क्या कहा गया है कि किसी भी नागरिक को केवल, फिर से केवल आया, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पे निम्न स्थितियों में ये जो है वो उस पर प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा, उस पर कोई शर्त जो है वो आरोपित नहीं किया जाएगा। कौन कौन सी परिस्थितियां हैं देखो, फिर से 5 ही जो आपके वो आधार है वही है, बस इसको आपको ध्यान में रखना है। इन आधारों पे किसी भी नागरिक
पे जो है वो ये प्रतिबंध नहीं लगाया जाए। क्या क्या है वो नीचे देख रहे हैं हम लोग। सबसे पहला है कि सार्वजनिक मनोरंजन स्थलों, दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों इत्यादि में प्रवेश पे प्रतिबंध। ठीक है, तो यानी कि किसी भी नागरिक को उसकी जाति के आधार पे, उसके धर्म के आधार पे, उसके मूल वंश यानी रेस के आधार पे। अच्छा, जाति और मूल वंश में देखो क्या डिफरेंस है, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। रेस और आपका कास्ट में, रेस थोड़ा सा बड़ा होता है कास्ट। कास्ट का मतलब तो आप सब समझ रहे होगे, जाति का मतलब कि कोई ब्राह्मण है, कोई दलित है, ये जो सामाजिक समूह है उसके हिसाब से। मूल वंश मतलब रेस होता है अंग्रेजी में। इसका मतलब ये है कि जैसे कोई आर्य हुआ, कोई हुआ आपका ये बायोलॉजिकल फीचर के आधार पे आपको सीधे दिखेगा। कोई द्रविड़ हुआ, ये आपको उसके रंग पे दिख सकता है, उसके जो चेहरे की बनावट है। जैसे आपको नॉर्थ ईस्ट के लोग अलग दिखते हैं, उत्तरी भारत के लोग अलग दिखते हैं, दक्षिण भारत के लोग थोड़े अलग दिखते हैं। तो ये उनके रेस के आधार पे, उनके मूल वंश के आधार पे होता है। ठीक है, अभी के लिए इतना ही समझिए, बाकी इससे ज़्यादा आपको इसमें समझने की जरूरत नहीं है, सोशियोलॉजी का क्लास नहीं है ये। तो धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्मस्थान के आधार पर जो है वो किसी भी व्यक्ति को मनोरंजन स्थलों, किसी भी दुकानों में, सार्वजनिक भोजनालयों में इस पे प्रवेश करने से प्रतिबंधित नहीं किया जाएगा, रोका नहीं जाएगा। दूसरे में क्या कर रहा है इसमें, और कि राज्य निधि से पूर्णतः या अंशतः पोषित आम लोगों के लिए, यहां पे पोषित होना चाहिए था, पोषित आम लोगों के लिए निर्मित तालाबों, कुओं, स्नानघरों का इस्तेमाल। यानी कि अगर किसी भी तालाब का निर्माण, कुएं का निर्माण या फिर स्नानघर का निर्माण राज्य की निधि से, यानी कि स्टेट के फंड से, सरकार के फंड से, या तो उसमें पूरी तरह से वो सरकार के फंड से बना हो यानी कि पूर्णतः, या फिर थोड़ा बहुत भी सरकार का फंड उसमें लगा हो, और इन चीज़ों का निर्माण अगर हुआ हो, तो उसको आप किसी भी व्यक्ति को उसके इस्तेमाल से प्रतिबंधित नहीं कर सकते। ये कहा गया है अनुच्छेद 15 के दूसरे हिस्से में। और ये राज्य पे भी प्रतिबंध आरोपित करता है, यानी कि राज्य भी ऐसा नहीं कर सकता किसी पे प्रतिबंध आरोपित, और कोई आम व्यक्ति, मैं और आप भी ऐसा नहीं कर सकते, किसी को रोक नहीं सकते। ठीक है, तो अनुच्छेद 15 का जो पहला हिस्सा था जिसमें कहा गया था कि जनरली जो किसी को हम किसी से के साथ भेदभाव नहीं करेंगे उन 5 आधारों पे, तो वो जनरली सबके लिए था, लेकिन राज्य पे ही से प्रतिबंध आरोपित करता था। इसमें क्या है कि राज्य पे भी और व्यक्ति दोनों पे प्रतिबंध आरोपित करता है कि आप दोनों ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अब इसका क्या अपवाद है क्या अनुच्छेद 15 का, कि किसी के साथ क्या भेदभाव हो सकता है लिंग के आधार पे, जन्म स्थान के आधार पे? तो इसके अपवाद हैं, देखो क्या है। इसमें कहा गया है इसके अपवाद में कि राज्य जो है वो ना निम्न लोगों के पक्ष में जो है वो कुछ उपबंध बना सकता है। ये निम्न लोग कौन कौन है? सबसे पहला है कि राज्य जो है वो महिलाओं और बच्चों के पक्ष में कुछ प्रावधान बना सकता है, यानी कि कुछ इनको स्पेशल जो है वो सुविधा दे सकता है। तो ये जो है वो उल्लंघन नहीं माना जाएगा। किसका? कि हाँ, आपने लिंग के आधार पर अगर महिलाओं को थोड़ा सा विशेष सुविधा दी तो ये पुरुषों के साथ पुरुषों के अधिकारों का हनन नहीं होगा, ऐसा संविधान में ये कहा गया है। इसीलिए इसको अपवाद में रखा गया है। सरकार ने किया भी देखो कि महिला आरक्षण की व्यवस्था की, यानी कि स्थानीय निकायों में सीटों को रिजर्व बनाया गया, महिलाओं के लिए उसको आरक्षित किया गया। बच्चों के लिए जो है वो अनुच्छेद 21 का में हम लोग पढ़ेंगे कि 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए जो प्राथमिक शिक्षा जो है वो निःशुल्क प्रदान की जाती है। तो ये जो है ये अपवाद है इसके अनुच्छेद 15 के। और क्या अपवाद है? और ये आगे कहा जाता है कि देखो, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्गों के लिए, और जो आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग है, अच्छा ओबीसी और ईडब्ल्यूएस दोनों पिछड़े ही वर्ग हैं। अंतर क्या है? ओबीसी क्या है? शैक्षणिक और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों को ओबीसी कहा जाता है, अदर बैकवर्ड क्लास, और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को ईडब्ल्यूएस कहा जाता है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। तो इनके लिए जो है वो सरकार जो है वो इनके विकास के लिए शिक्षा संस्थानों में, उच्च शिक्षा संस्थानों में खास करके वहाँ प्रवेश हेतु जो है वो नियम बना सकती है। यानी कि जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जैसे आईआईटी हो गया, आईआईएम हो गया, कॉलेज हो गए, इन सब में जो है वो एडमिशन के लिए सरकार जो है वो नियम बना सकती है। और ये नियम बना पे देखो सरकार ने क्या किया कि ओबीसी के लिए जो 93वां संशोधन आया था 2005 में, उसके तहत 27% सीटें जो है उच्च शिक्षा संस्थानों में ओबीसी के लिए रिजर्व की गई। और ईडब्ल्यूएस आरक्षण बाद में आया 2019 में, तो इसमें जो है वो 103वां संविधान संशोधन हुआ था इन लोगों के लिए, और 2019 में ये हुआ है। और ईडब्ल्यूएस के लोगों के लिए 10% जो है वो सीटों को आरक्षित किया गया है उच्च शिक्षा संस्थानों में। तो 27 इनके लिए और 10% इनके लिए। SC ST के लिए तो पहले से ही था, तो उनके लिए पहले से है। ठीक है, तो ये हो गया आपका अनुच्छेद 15 क्या कहा गया है और उसके अपवाद क्या है, दोनों हमने देखा। अब है अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 क्या कहा गया है? लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता
लोक नियोजन। लोक नियोजन का मतलब होता है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, यानी कि सरकारी नियुक्तियों में, सरकारी रोजगारों में जो है वो सारे लोगों को जो है वो समान अवसर दिया जाएगा, अपॉर्चुनिटी जो है वो इक्वल दिया जाएगा। अंग्रेजी में देखिए लिखा हुआ है इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। इसमें कहा गया है कि सभी नागरिकों को राज्य के अधीन किसी भी पद पर नियुक्ति या फिर रोजगार के लिए जो है वो एक समान अवसर प्रदान किया जाएगा, और इन पे भी केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पे जो है भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये कहा गया है 16 में। वही 15 वाला थोड़ा सा इसमें ये चीज आपको ग्राउंड से बताया गया है 5 आधारों पे, ठीक है ना। सिंपल सा आपको ये चीज समझना है कि जब भी कोई सरकारी नौकरी निकले, सरकारी वैकेंसी निकले, तो उनमें भारत के सभी नागरिकों को एक समान अधिकार प्रदान किया जाएगा, किसी के साथ भी जो है वो भेदभाव नहीं किया जाएगा। अपवाद क्या है इसके 16 के, देखो कि क्या किसी के साथ भेदभाव किया जा रहा है? तो भेदभाव नहीं किया जा रहा है। संविधान ने इसमें थोड़ा सा कुछ लोगों के लिए विशेष उपपद बनाए हैं, तो उसको अपवाद की श्रेणी में रखा गया है। पहला देखो अपवाद में ये कहता है कि ये जो संसद है भारत की, ये क्या कर सकती है कि किसी राज्य में या किसी केंद्र शासित प्रदेश में, यूटी में, कुछ नियुक्तियों में, कुछ प्रकार के रोजगारों में जो है वो निवास की शर्त जो है वो आरोपित कर सकती है, यानी कि रेसिडेंस की अनिवार्यता कर सकती है। जैसे अभी भी आप कुछ देखते होगे ना, कुछ जो वैकेंसी निकलती है उसमें ऐसा लिखा रहता है कि आपको उस राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए, या फिर सीधे तौर पे ऐसा नहीं कहा जाता है, तो कह दिया जाता है कि वो आपको यहाँ की भाषा आनी चाहिए, 10वीं आपने यहाँ से किया हो, जो भी चीज़ है। तो ये व्यवस्था कर सकती है संसद, यानी कि किसी भी वैकेंसी के लिए, किसी भी सरकारी वैकेंसी के लिए वो जो है वो निवास की शर्त आप पे आरोपित कर सकती है। और ये प्रोविज़न अभी वर्तमान में किसी भी राज्य में नहीं है, आंध्र प्रदेश में है अभी भी। ये अपडेट भी हो सकता है, तो एक बार देख लीजिएगा कब खत्म कर दे। पहले तेलंगाना में था तो वो खत्म हो गया शायद, आंध्र में है, तेलंगाना में भी देख लीजिएगा वो है कि नहीं। मैं क्लियर नहीं हूँ, तो गलत मैं बताऊँ इससे अच्छा है कि ना बताऊँ आपको। अपवाद में देखो दूसरा क्या बोल रहा है 16 में, कि मान लो कि कोई धर्म है, कोई संप्रदाय है, उससे संबंधित कोई संस्था है और उसकी किसी सदस्य की नियुक्ति होनी है, सपोज करो वहाँ पे, तो वहाँ पे राज्य क्या कर सकता है कि आपको कहा जा सकता है कि आपको उसी धर्म से होना चाहिए, यानी धर्म के आधार पे आपके साथ भेदभाव नहीं। क्योंकि अब मान लो कि किसी मुस्लिम धर्म की कोई संस्था है, सपोज करो, या फिर हिंदू धर्म की कोई संस्था है और उसके लिए कोई सदस्य वहाँ पे चाहिए, तो आपको हिंदू या फिर मुस्लिम होना पड़ेगा, ठीक है, उस धर्म का होना पड़ेगा। तो ये एक अपवाद है। अगला अपवाद क्या है कि देखो ओबीसी यानी कि शैक्षणिक और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए राज्य क्या कर सकता है, सरकारी नियुक्तियों में आरक्षण की व्यवस्था कर सकता है, अगर इनका जो प्रतिनिधित्व कम हो तो सरकारी नियुक्तियों में, ठीक है। तो सरकार ने देखो किया भी, आपको 93rd अमेंडमेंट जो था, 93वां संशोधन ओबीसी के लिए, और आपका 103वां संशोधन जो है वो ईडब्ल्यूएस के लिए। इसमें जो है वो ओबीसी के लिए 27% और यहाँ पे 10% ईडब्ल्यूएस के लिए जो है वो सरकारी नौकरियों में जो है वो आरक्षण की व्यवस्था की गई। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, सरकारी नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था जो है वो अनुच्छेद 16 में बात की गई है, और शैक्षणिक संस्थानों में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में 15 में बात की गई है। वो जो आपको बताया कि 10% और वो था, वो शैक्षणिक संस्थानों में था अनुच्छेद 15 में, और इसमें जो है वो सरकारी नियुक्तियों में है 16 में। इसको ये अंतर आपको ध्यान में रखना है, दोनों में आरक्षण की व्यवस्था है लेकिन अलग अलग जगह पे। अब हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 17 को। अनुच्छेद 17 में है अस्पृश्यता का अंत, यानी कि एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अस्पृश्यता मतलब क्या है? छुआछूत। छुआछूत एक बहुत बुरी प्रथा थी हमारे समाज में, खास करके हिंदू धर्म में, और सरकार ने जैसे जैसे ही संविधान बना तो संविधान ने इसको सिरे से जो है वो खारिज कर दिया, सिरे से मना कर दिया गया, और इसको दंडनीय अपराध भी बनाया गया, अभी हम लोग देखेंगे। तो ये संविधान जो है वो अनुच्छेद 17 के तहत कहता है कि अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत के हर रूप का जो है वो प्रतिषेध किया जाएगा, उस पर प्रतिबंध जो है वो आरोपित किया जाएगा। और ये राज्य भी प्रतिबंध आरोपित करता है, यानी कि राज्य भी ऐसा नहीं कर सकता छुआछूत को प्रमोट, और कोई व्यक्ति पे भी प्रतिबंध आरोपित करता है। अगर हम या आप भी अगर ऐसा करते हैं, छुआछूत को प्रमोट करते हैं, तो आपके खिलाफ जो है वो कार्रवाई होगी फिर। लेकिन एक चीज यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत ये है कि ये जो अस्पृश्यता है क्या, छुआछूत है क्या, इसको संविधान में परिभाषित किया ही नहीं गया है। समझ रहे इस चीज को, इसको संविधान में परिभाषित नहीं किया गया, इसको आपको ध्यान में रखना है। ऐसा स्टेटमेंट आपको बना करके दे देगा कि हाँ छुआछूत को संविधान में परिभाषित किया गया है, बिल्कुल नहीं किया गया है। तो है क्या कि इसको लागू करने के लिए, अब देखो क्या है कि संविधान ने तो बोल दिया कि भाई छुआछूत जो है वो अपराध होगा या फिर वो होगा, तो उसके लिए कोई कानून संविधान ने तो बनाया नहीं था, तो संसद बनाएगी उसके लिए कानून। तो संसद ने क्या है कि 1955 में
अब अस्पृश्यता अपराध अधिनियम यानी कि अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट जो है 1955 इन्होंने बनाया संसद ने, और इसको 1976 में इसका संशोधन करके इसका नाम जो है वो बदल दिया गया और नाम कर दिया गया जन अधिकार सुरक्षा अधिनियम 1955, यानी कि प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955। पहले था अस्पृश्यता अपराध निवारण अधिनियम, उसके बाद हो गया जन अधिकार सुरक्षा अधिनियम। अब क्या है कि ये जो अधिनियम बनाया तो इसमें भी जो है वो इसको परिभाषित नहीं किया गया है कि अस्पृश्यता है क्या। कई बार कोर्ट ने जो है इसके बारे में थोड़ा बहुत बताया है कि जैसे मैसूर हाई कोर्ट ने थोड़ा बहुत ये कहा है कि अस्पृश्यता क्या है, बट फिर भी क्लियर पिक्चर नहीं है। लेकिन छुआछूत आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि ये चीज़ है क्या। जाति के आधार पे पहले जो सो कॉल्ड जो जिनको दलित कहा जाता था या फिर उनके साथ काफ़ी बुरा व्यवहार किया गया है जाति के आधार पे, तो उन थोड़ा सा वो प्रैक्टिस करते थे छुआछूत वाला। हाँ, सब समझते हैं बेसिकली, ठीक है, ज़्यादा इस पर बताने की ज़रूरत है नहीं। तो ये जो आपको कानून लाया गया 1955 वाला, इसमें अस्पृश्यता को जो है छुआछूत को एक दंडनीय अपराध बनाया गया, और कोई व्यक्ति या कोई सरकार का कोई हिस्सा अगर इसको करता पाया जाता है तो उस व्यक्ति को जो है वो जेल हो सकती है या फिर आर्थिक दंड जो है वो हो सकती है या फिर दोनों हो सकती है। अगर इस चीज़ के तहत कोई आरोपी होता है तो उसको चुनाव लड़ने के से जो है वो प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। ना तो वो संसद का चुनाव लड़ सकता है, ना तो राज्य विधानमंडल का यानी कि एमएलए और एमएलसी का, कोई किसी का भी वो चुनाव नहीं लड़ेगा, उसके लिए अयोग्य हो जाएगा। ये वाला पॉइंट खास करके आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये चीज़ है, ये हो गया आपका अनुच्छेद 17। अब हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 18 को। 18 में है व्यवस्था उपाधियों का अंत यानी कि अबोलिशन ऑफ टाइटल्स। देखो जब संविधान बना तो इसमें सीधे सीधे तौर पे व्यवस्था की गई कि जैसे पहले जो अंग्रेजों के ज़माने में जो उपाधियाँ मिलती थी, नाइटहुड की उपाधि, खान बहादुर, राय बहादुर, महाराजा, ये सब जो उपाधियाँ थी उसको सरकार ने सीधे तौर पे, संविधान निर्माताओं ने सीधे तौर पे कहा दीज आर बुलशिट, ये सब जो है उनको खत्म कर दिया गया, उपाधियों पे रोक लगा दी गई, ठीक है। तो 18 में व्यवस्था की गई है कि ये जो राज्य है, जो सरकार है, जो राज्य की परिभाषा मैंने आपको बताई, राज्य जो है वो किसी को भी सेना या फिर विद्या संबंधी सम्मान के अलावा किसी भी तरीके की अन्य उपाधि जो है प्रदान नहीं करेगा। यानी सिर्फ और सिर्फ सेना संबंधी उपाधियां या फिर विद्या संबंधी, सेना संबंधी मतलब किसी को परमवीर चक्र या किसी को शौर्य चक्र ऐसा जो होता है वो प्रदान किया जाएगा, और विद्या संबंधी होता है ना कि किसी को डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की जाएगी। सपोज किसी ने पीएचडी किया तो डॉक्टर लगेगा उसके नाम के आगे, जो भी है। तो इसके अलावा किसी और तरीके की उपाधि जो है वो राज्य प्रदान नहीं करेगा, इस चीज का ध्यान रखना है। आगे कह रहा है कि किसी भी भारतीय नागरिक, कोई भी अगर भारतीय नागरिक है तो वो किसी भी विदेशी राज्य से यानी किसी भी अन्य देश से कोई भी उपाधि जो है वो स्वीकार नहीं करेगा, कोई टाइटल नहीं लेगा उसके लिए प्रोविजन है, फिर बताऊंगा आगे। राष्ट्रपति से परमिशन लेना पड़ता है। तीसरा प्रोविजन कर रहा है इसी में कि कोई विदेशी व्यक्ति, सपोज है, ये तो भारतीय नागरिक हो गया, मान लो कोई विदेशी व्यक्ति है और भारत सरकार के किसी मंत्रालय में कहीं पे किसी पोस्ट पे कार्य कर रहा है, वो कोई विदेश का व्यक्ति, तो वो भी जो है वो बिना राष्ट्रपति की सहमति के किसी भी विदेशी राज्य से यानी किसी भी देश से कोई उपाधि जो है वो स्वीकार नहीं करेगा, अगर कोई पद कोई विदेशी धारण करता है भारत सरकार के अंतर्गत। तो आगे कहता है कि कोई भी व्यक्ति अगर राज्य के अधीन पद धारण करता है, कोई भी व्यक्ति विदेशी हो चाहे भारतीय नागरिक हो, तो वो किसी भी विदेशी राज्य से जो है वो राष्ट्रपति के सहमति के बिना कोई भी गिफ्ट, कोई भी भेंट जो है या कोई पद जो है वो स्वीकार नहीं करेगा। ये अनुच्छेद 18 में साफ साफ तौर पे कहा गया है। अब देखो, ये जो पहले जो उपाधियां मैंने आपको बताया ना कि पहले जो उपाधियां मिलती थी, राय बहादुर, महाराजा, दीवान बहादुर, ये सब जो है उपाधियां खत्म कर दी गई है, आप नहीं लगा सकते। इनका फोटो मैंने महाशय का क्यों डाला है, ये है ज्योतिरादित्य सिंधिया, सिंधिया घराने के राजकुमार आप कह ले, कहना चाहिए नहीं चाहिए, अब तो राजकुमार वाली व्यवस्था है नहीं, बट ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। तो ये सिंधिया घराने के ज्योतिरादित्य सिंधिया है, और कुछ समय पहले जब पहले एमपी में पोस्टर लगे थे तो इनके नाम के आगे महाराजा लगा दिया गया था, महाराजा ज्योतिरादित्य सिंधिया। तो काफ़ी न्यूज़ चैनलों ने थोड़ा सा इस पर रिपोर्टिंग की थी, मतलब काफ़ी बवाल हो गया था कि कैसे आप, क्योंकि संविधान ने अनुच्छेद 18 में सीधे तौर पे मना किया है आपको उपाधि लगाने से, ठीक है। तो इनके नाम में लगाया गया था, पहले कांग्रेस में थे, फिलहाल बीजेपी में है। इस पर हम लोग को नहीं जाना। तो इनके थ्रू मैंने आपको बताया कि ऐसा अभी भी नहीं लगा सकते। बहुत सारे राजघराने आज भी हैं तो वो लगाते हैं, लेकिन ऑफिशियली ऐसा करना मना है। अब ये जो पद्मश्री है, जितने भी पद्म अवार्ड है, पद्मश्री हो गए, पद्म विभूषण हो गए, पद्म भूषण हो गए, ये सब तो दिए जाते हैं राज्य के अलावा, और ऊपर लिखा गया है कि सेना संबंधी
और विद्या संबंधी सम्मान के अलावा कोई उपाधि नहीं देगा राज्य, लेकिन ये तो दे रहे हैं आप। तो ये देखो कोर्ट ने और बाकी जगह पे भी क्लैरिफाई किया गया है कि ये जो अवार्ड है वो उपाधि की श्रेणी में नहीं आते। ठीक है, जैसे वो विधि की श्रेणी में नहीं आता था संविधान संशोधन, वैसे ये उपाधि के दायरे में ये नहीं आता है। क्यों नहीं आता? क्योंकि अगर जिस व्यक्ति को ये प्रदान किया जाता है वो व्यक्ति इन उपाधि इस चीज को जो है वो अपने नाम के साथ इस्तेमाल नहीं कर सकता, या तो आगे या तो पीछे। सपोज करो कि इन्हीं को मिल जाए, सपोज करो ज्योतिरादित्य सिंधिया को तो पद्मश्री मान लो मिले, तो पद्मश्री ज्योतिरादित्य सिंधिया नहीं लिखेंगे ये किसी भी हालत में। ये बस आपको रखा रहेगा कि हाँ आपको मिला है, लोग जानेंगे। अगर आप इस्तेमाल करते हैं कि आप पद्मश्री ज्योतिरादित्य सिंधिया लिखते हैं तो आपको लौटाना पड़ेगा, सरकार आपसे छीन लेगी ये चीज़। ठीक है, तो चूंकि आप नाम के साथ इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसीलिए ये उपाधि के दायरे में नहीं आते हैं ये सारे अवार्ड। तो मेरे ख्याल से आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। कल से हम लोग अगले वीडियो में जो है वो हम लोग देखेंगे कि क्या स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से। तो समता का अधिकार हमने आज कवर किया है। तो आज के वीडियो में इतना ही, तो अगले वीडियो में हम लोग यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।